दोस्तों, आज से हम लोग एक स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो आने वाली बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन जो सेट होगा, इसमें 100 क्वेश्चन का टेस्ट है जो एक कंप्लीट बिहार दरोगा के पैटर्न पे होगा और इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो हो सके तो बीपीएससी में भी आए और मुख्यतः आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग का क्या है आज के टेस्ट सीरीज में। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने नवंबर 2020 में विवाह के लिए अवैध धार्मिक रूपांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। आप चारों ऑप्शन में से 3 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ। आप इसको आंसर अपना सोच ले और मैं इसके बाद फिर इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा सो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है जो नवंबर 2020 में विवाह के लिए अवैध धार्मिक रूपांतरण के लिए एक अध्यादेश पारित किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का जो है सो है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य व्याप्ति दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो है सो आप लोग अपना सोच ले, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर या फिर 12 दिसंबर। इसका आंसर जो है सो 12 दिसंबर। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पहला कोविड-19 का केस मिला था। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2020 में नवगठित विश्व स्वास्थ्य संगठन, दिसंबर 2020 में नवगठित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, अनिल सोनी, उत्पल कुमार सिंह, वर्षा जोशी, श्रीकांत वैद। तो इसमें आप लोग अपना आंसर सोच लें और सोच के सही उत्तर का इंतजार करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा अनिल सोनी। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। पूर्व 40 वर्ष अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक दिसंबर 2020 में किसके द्वारा लिखी गई? इसमें ऑप्शन है का आंसर हो जो होगा आप लोग के पास ऑप्शन है शिवथानु पिल्लई, राजकमल झा, अमित त्रिपाठी, श्रीधरन पिल्लई। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग सोच लिए और इसी के साथ आप लोग अपना काउंट करते चलेंगे कि कितना आप लोग का सही हुआ और कितना गलती हुआ, उस अनुसार आप लोग अपनी तैयारियों को परखेंगे। इसमें देखिए जो क्वेश्चन जो भी है सो सारे डाइवर्स सेक्शन से उठाए गए हुए हैं और पूरा बीपीएससी के पैटर्न पे हैं और चाहे बिहार दरोगा के पैटर्न पे हैं एकदम। इसमें करंट के भी क्वेश्चन होंगे, आपसे स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन होंगे। तो इस 4 नंबर का जो क्वेश्चन का आपको सही उत्तर होगा सो शिवथानु पिल्लई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 4 से 5 दिसंबर 2020 तक भारत की नौसेना, देखिए 4 से 5 दिसंबर 2020 तक भारत की नौसेना के बीच एक मार्ग अभ्यास किया जाता था। तो देखिए इसमें एक मार्ग अभ्यास है। तो इस किस देश के बीच किया जाता था? एक भारतीय नौसेना और किस देश के बीच में मार्ग अभ्यास किया जाता था 4-5 दिसंबर 2020 को? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों रूस। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस प्रकार के तरल पदार्थ तथा पृष्ठीय तनाव शून्य होता है? मतलब किस प्रकार के तरल पदार्थ का पृष्ठीय तनाव जो है शून्य होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा आप लोग के पास 4 ऑप्शन है। देखिए वास्तविक तरल पदार्थ, आदर्श तरल पदार्थ या फिर आदर्श या वास्तविक तरल पदार्थ दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा सो आदर्श तरल पदार्थ। आदर्श, यहाँ देखिए अगर किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा, जो भी कोई अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है कि तरल पदार्थ का पृष्ठीय तनाव मतलब क्या होता है, तो पृष्ठीय तनाव का मतलब सरफेस टेंशन। तो आइडियल फ्लूइड्स जो होता है उसका सरफेस टेंशन जो होता है सो 0 होता है। इसका आंसर जो होगा देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया सिग्नल, तो सही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। हिम तेंदुए का घर हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों, तो हिम तेंदुए का घर यानी कि स्नो लेपर्ड, इंग्लिश में मैं बता दे रहा हूँ, जिसे नहीं मालूम हो उसके लिए, स्नो लेपर्ड का के लिए हेमिस नेशनल पार्क के लिए कहाँ स्थित, किस राज्य में स्थित किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हेमिस नेशनल पार्क जो है सो स्नो लेपर्ड के लिए, तो स्नो लेपर्ड जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा ठंडी जगह पर रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा लद्दाख। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। स्लैश और बर्न कृषि क्या है? तो स्लैश एंड बर्न जैसे कि वही आप लोग का एक एग्रीकल्चर का टाइप है, उसमें बताना है आपको विचारों में से इसका सही जवाब कौन सा होगा। झूम कृषि गन्ने की खेती की विधि है, वनों की कटाई की प्रक्रिया है, बिना सिंचाई की कृषि है। तो स्लैश एंड बर्न कृषि को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे झूम कल्टीवेशन यानी कि झूम कृषि के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। आप लोग अपना स्कोर देखते चलेंगे, काउंट करते चलेंगे और इसी के साथ अपनी तैयारियों को परखेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा विजयनगर साम्राज्य में, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 4 राजवंश थे, संगम, तुल्लव और अरविडु। तो यहाँ सीधे ममलूक राजवंश जो है सो यहाँ से सीधे आप लोगों को अलग हो जा रहा है। कौन नहीं है पूछ रहा है, जल्दीबाजी में आप कौन है इसको नहीं टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से चारों कथन को आप पढ़ेंगे और अपना आंसर आप सोचेंगे। देखिए पहला कथन क्या है, बंदरगाह शहर मोहनजोदारो और हड़प्पा हैं। आप अपना सोचें सही है गलत नहीं है। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले शोधकर्ता थे। मोहनजोदारो सिंध या सिंधु नदी दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है और इसे ग्रीन प्रणाली के आधारित संगठित योजना के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें से देखिए आप लोग और देख के अच्छे से समय की कोई कमी तो होती नहीं है बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा की परीक्षा में। तो इसमें सही कौन सा कथन सही नहीं है इसको चूज करना है। तो इसमें देखिए मुझे जो लग रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ लोथल जो है सो बंदरगाह वाला जगह था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुप्रसिद्ध देशभक्ति कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी थी, जिसे ब्रिटिश राज्य के खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा युद्ध घोष के रूप में अमर कर दिया गया था?
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है सो बीपीएससी का रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी 66 में पीटी में आया हुआ है और इसमें बहुत सारे बच्चे जो है सो गलत करके आए थे। सब लोग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है समझ के राम प्रसाद बिस्मिल करके आ गए थे। लेकिन इसमें जो पूछा है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये कविता जो है सो बिस्मिल्लाह अजीमाबाद के द्वारा लिखी गई थी। उसको गाने वाले थे, सरफरोशी की तमन्ना को गाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल थे प्रथम बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रजोय आय के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, क्योंकि कुछ हिंदी ऐसा होता है जिसको समझने में काफ़ी मुश्किल होता है। कुछ बच्चे हैं होंगे जो कि इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का मतलब जो होता है डिस्पोजेबल इनकम, जिसको आप खर्च कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों, आप लोग चारों कथन को पढ़ लें और इसमें से बताएं कि सही कौन है। तो इसका जो जवाब होगा, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तथा शेष दुनिया से अन्य वर्तमान स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है दोस्तों। 4 देखिए ग्रीन हो गया, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए। हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। चलिए, और इसी के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज। देखिए, बर्फ का पिघलना, दूध से दही बनना, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन होना। तो इसमें देखिए फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जो कि सिर्फ अपना स्टेट को चेंज करे, केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो। तो बर्फ जो है बर्फ का पिघलना एक फिजिकल चेंज की विधि है, प्रक्रिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म की नींव। अब बौद्ध धर्म की नींव, बौद्ध धर्म आप लोग जो पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे बौद्ध धर्म की नींव में कितने आर्य सत्य हैं और कितने मार्ग हैं। तो इसके साथ ही आपको 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, आर्य सत्य मार्ग 4 में वही आर्य सत्य मार्ग 4 वही जो आपको मालूम होगा बुद्धिज्म में कि एक दुख और एक दुख के बाद निरोध, निरोध के बाद मार्ग, मार्ग के बाद समुदय यानी कि ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग। और 8 फोल्ड पाथ में अष्टांगिक मार्ग में राइट थॉट, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और राइट कंटेम्पलेशन। और इसके लिए अगर मैं आपको हिंदी में चलिए बता देता हूँ, ताकि आप लोग बोल रहे होंगे क्या क्या इंग्लिश में बोल के सर निकल गए। तो इसके लिए आपको मैं बताता हूँ कि ये जो 4 आर्य सत्य थे सो कौन कौन से थे। तो दुख समुदय, यानी कि समुदय का मतलब दुखों के कारण सत्य है, दुखों के कारण का सत्य है। सबसे पहले आपको दुख हुआ तो दुख होने का क्या कारण है, उसका सत्य क्या है, तो उसको समुदय बोलते हैं। फिर दुख का अंत होने का सच क्या है, उसको निरोध बोलते हैं, तीसरा। और चौथा पीड़ा का मार्ग समाप्ति का सत्य यानी कि मग्गा। तो 4 आपका आर्य सत्य हो गए। और वही अष्टांगिक मार्ग में होगा सही अवलोकन, सही विचार, सही वाणी, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सचेतन, सही ध्यान या सही चिंतन। ठीक है, तो इसको आप लोग इसको 8 याद करने का, चारों आप सिर्फ आर्य सत्य याद कर लीजिएगा। 8 मार्ग आपको याद करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि अगले किसी टेस्ट में क्वेश्चन में फ्रेम कर दूं किसमें से कौन सा बुद्धि के 4 आर्य सत्य में से नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने धर्म दिन इलाही की स्थापना, धर्म मेडिवल इंडिया में बहुत सारे पायनियर्स थे जिनके द्वारा नए नए धर्मों का स्थापना की जाती थी। तो इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसने धर्म दिन इलाही की स्थापना की थी? बहुत जेनरिक, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखिए ऑप्शन में अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोग देख लीजिए और सोच के मिला लीजिए। तो इसका सही जवाब होगा अकबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त में प्लेटलेट्स की आवश्यकता किस लिए होती है? तो देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्लड जो बना होता है तो प्लेटलेट्स बना होता है, प्लेटलेट्स उसमें रहता है और वाटर रहता है प्लाज्मा के साथ। तो देखिए WBC भी होता है और वाइट ब्लड सेल भी होता है, उसके साथ प्लेटलेट्स भी होता है। तो WBC का अलग कार्य है और RBC का अलग कार्य है और प्लेटलेट्स का अलग कार्य है। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन का वही जवाब देना है। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए, यूरिया की गिरावट की शुरुआत। तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोग सोच लें, इसका जो सही जवाब होगा सो रक्त का थक्का जमाने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है, यानी कि सेक्स ऑर्गन? मेल में जो सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? प्रोस्टेट, वृषणन और शुक्रवाहिका या फिर वीर्यपुटिका। तो मैं यहाँ बता दूं, जो इंग्लिश माध्यम के होंगे साइंस में, बहुत लोगों को साइंस में इजीली मालूम चल जाता है। यहाँ हिंदी में है तो प्रोस्टेट हो गया तो उसका नाम वही हो जाएगा, और वृषणन का नाम जो है टेस्टिस हो जाएगा। शुक्रवाहिका वास्ट डिफरेंस है, वीर्यपुटिका मतलब सेमिनल वेसिकल्स। तो आप लोग को मालूम होगा सबसे प्राइमरी ऑर्गन मेल में जो है सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, तो टेस्टिस, और टेस्टिस का हिंदी जो होता है वृषणन होता है। और यहाँ देखिए आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। LPG किसका मिश्रण होता है? मीथेन और प्रोपेन, इथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, प्रोपेन और हेक्सेन। बहुत आसान सवाल है। LPG का जो भी मिक्सचर होता है सो मेनली ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है, ठीक है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि LPG में ऐसा कौन सा गैस मिलाते हैं जिसके चलते इसका लीकेज होने पे हम लोग इसके गंध से पकड़ लेते हैं। तो उसके लिए जो गैस का नाम है इथाइल मरकप्टेन। इथाइल मरकप्टेन याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संधि के माध्यम से दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो देखिए दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, तब सबसे पहले एंग्लो मैसूर युद्ध दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सबसे पहले ये जान लीजिए। तो इसका जवाब जो होगा सो आपको दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली तथा ब्रिटिश के बीच में हुआ था, ठीक है।
ठीक है। तो इसका समाप्त होने के लिए कौन सी संधि की गई थी? तो मैंगलोर की संधि की हुई थी, मैंगलोर की संधि। और ये जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है सो कब हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जब हुई थी दोस्तों, तो और ये संधि क्यों हुई थी? तो क्योंकि इस संधि में हैदर अली मर जाते हैं। इस संधि इसलिए हो जाती है कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में 1781 में हैदर अली जो हैं सो आयरकुट में हार जाते हैं पोर्टनोवा के पास, और उनके हारने के बाद वो काफ़ी रूप से घायल हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तथा इस संधि को, मैंगलोर की संधि के बाद इस युद्ध पर विराम लगा दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जैसे आप लोगों को मालूम होगा, असहयोग आंदोलन के साथ ही खिलाफत आंदोलन भी दोनों शुरू हुआ था। और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था वही तुर्की के राजा जो थे उनको फिर से सत्ता को दिलाने के लिए यहाँ ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था। तो इसका शुरू होने का जो वर्ष था, वर्ष 1920, 1916, 1919, 1922। तो इसका उत्तर होगा 1919। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोज शाह मेहता के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए फिरोज शाह मेहता कौन है? तो फिरोज शाह मेहता मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। और इसके बारे में, इनके बारे में जो है कौन सा कथन सत्य है, इस पर ध्यान देना है। तो पहला कथन है, भारतीय कांग्रेस के उग्रवादी समूह के सदस्य थे, उन्हें प्रसिद्ध पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था। गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक शिक्षक घोषित किया था। बाल गंगाधर तिलक भारत के हीरो और महाराष्ट्र के रत्न के रूप में उनके समर्थक थे। तो यहाँ देखिए आप चारों पढ़िए, देखिए इसमें कौन सही आप लोग को लगता है। तो मुझे जो सही लगता है कि फिरोज शाह मेहता जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी मतलब मॉडरेटर्स मेंबर्स थे। चलिए, और इसी के साथ मैं यह भी बता दूं कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन लिखा था? तो इसको लिखने वाले थे दादा भाई नौरोजी। और गांधी जी के राजनीतिक शिक्षक कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक शिक्षक जी के गोखले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिहरी बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध आप लोग को बहुत आसानी क्वेश्चन है। तो टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो सबसे ऊंचा बांध है भारत का टिहरी बांध, तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। और इसके साथ आप लोग को ये भी मालूम चलना चाहिए कि ये भागीरथी टिहरी बांध किस स्टेट में है? तो इसका जो आंसर होगा उत्तराखंड। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। और इसी के साथ आप लोग ये भी याद रखेंगे कि टिहरी बांध जो है, इस पे जो बांध का हाइट सबसे ऊंचा है, तो कितना हाइट है? तो 260.5 मीटर। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ इसका हाइट 260.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, मीटर में है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, भारत में यार्लुंग तसांगपो नदी का दूसरा नाम क्या है? तब देखिए यार्लुंग तसांगपो नदी का दूसरा नाम भारत में क्या है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। चलिए ठीक है, और इसी के साथ आपको ये भी बताना होगा कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है, ताकि आप लोग का तैयारी किस स्तर का है इससे बात मालूम चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में गर्म मौसम स्थानीय तूफान फसलों की वृद्धि में सहायता करने निम्नलिखित में से स्थानीय तूफानों में से कौन सा नाम अपने क्षेत्र में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अब देखिए बताया जा रहा है कि लोकल स्टॉर्म्स, गर्म मौसम में हॉट वेदर सेशन में जो होता है सो काफ़ी लोकल स्थानीय तूफान चलते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है मेल नहीं खाता है अब उसका मतलब तूफान का नाम और उसका क्षेत्र? तो पहला है मैंगो सावर। तो मैंगो सावर कर्नाटका में होता है, बौर वर्षा केरल में, लू उत्तर प्रदेश में, काल बैसाखी तमिलनाडु में। तो इसमें आपको चेक करना है कि कौन इसमें से गलत मैचिंग है। तो देखिए इसमें से जो भी गलत मैचिंग है उसके लिए आप लोग आराम से समय लीजिए 2-4-5 सेकंड और अच्छे से सोचिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैं जो आंसर बता रहा हूँ आपको, अब इसका आंसर जो हो जाएगा काल बैसाखी तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, काल बैसाखी तमिलनाडु। देखिए काल बैसाखी तमिलनाडु है जो सो गलत मिलान है, क्योंकि मैंगो सावर जो है सो कर्नाटका में बहता है और ये मानसून आने के पहले वाला वर्षा लेके कर्नाटका में आता है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही और अगले और देखते हैं, बौर वर्षा को हम लोग ब्लूजम रेनफॉल के भी नाम से जानते हैं। सो कहाँ होता है? तो केरल में होता है। और लू जो है हम लोग को सबको मालूम है कि लू लग जाता है गर्मी में, उसके लिए हम लोग कच्चा आम को पका के खाते हैं, तो वो नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता है। और काल बैसाखी जो है दोस्तों, इसको हम काल बैसाखी को नॉर्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक लो प्रेशर बनाता है बे ऑफ बंगाल में, और ये जो है भारी मात्रा में बारिश लेके आता है बिहार और बंगाल और असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या घनत्व घटते क्रम में भारत के निम्नलिखित राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों की व्यवस्था कीजिए। अब चारों को आपको अरेंज करना है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या घनत्व को घटते क्रम में मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा किसका है पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर उसके बाद उससे कम वाला पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसमें तो चारों में आप लोग को तो दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का होगा, दिल्ली के होने के बाद बिहार का होगा, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। तो इसमें दोनों में कन्फ्यूजन होगा कि किसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो इसमें जो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा पश्चिम बंगाल का उत्तर प्रदेश से। तो इसके आंसर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? पहले हमारा 4 नंबर हो जाएगा, फिर बिहार 2 नंबर हो जाएगा, और फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ ऑप्शन ए पे जा रहा है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन पे। एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि, और जिसने दी थी उसको महात्मा गांधी ने भी उनको कुछ उपाधि दिए थे। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का, जिन्होंने एम.के. गांधी को महात्मा करके पुकारा था, और ये महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर को ही गुरुदेव करके पुकारे थे। इसी के साथ ये भी याद रखिएगा लोग। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन आपको मालूम होगा कि स्वदेशी आंदोलन सर्वप्रथम किस लिए चालू किया गया था? तो बंगाल के विभाजन के रूप में अपना रोष प्रकट करने के लिए स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। तो इसका शुरू करने का जो भी वर्ष था सो बंगाल के विभाजन का वर्ष ही था। तो बंगाल का विभाजन का वर्ष आप लोग को मालूम होगा कौन सा है? 1905। इसी के साथ आपको ये भी बताना होगा कि बंगाल का विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। चलिए दोस्तों
आगे बताता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी के पूर्व से पश्चिमी की ओर बहती है? भारत में कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है, अरब सागर में जाके गिरती है? देखिए, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो यहाँ देखिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों नदी जो है ईस्टर्न फ्लोइंग रीजन में बहती हैं और ये वेस्टर्न रीजन से निकल के जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नर्मदा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नर्मदा, इसी के साथ ये भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि नर्मदा नदी कौन सी दो पहाड़ियों के बीच में बहती है? तो एक विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में बहती है तथा ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का डिवाइडर के रूप में काम करती है। ठीक है दोस्तों, हाँ, और इसी के साथ एक और क्वेश्चन इससे आपको पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक इतिहास में वैसा कौन से व्यक्ति है जो दक्षिण भारत जाने वाला पहला संत थे? तो वो उनका नाम हो जाएगा अगस्त मुनि। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानसभा है? द्विसदनीय विधानसभा मतलब कि विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। तो इसमें से देख लीजिए केरल, उत्तर प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश। द्विसदनीय विधानसभा कहाँ है? तो देखिए उत्तर प्रदेश, केरला, असम और मध्य प्रदेश। तो इसमें द्विसदनीय विधानसभा यानी कि दोनों ही होगा, विधान परिषद और विधानसभा। तो यहाँ तो क्लियरली स्पष्ट है। अभी इसी के साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा अभी कितने स्टेट्स में द्विसदनीय विधानसभा है। तो टोटल 6 स्टेट में हूँ, 6 स्टेट का मैं नाम बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ जब जम्मू कश्मीर था तब था, लेकिन जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी हो गया है, यहाँ आप लोग फंसीएगा नहीं। और 6 आगे पूछेगा संख्या में तो 6 होगा, लेकिन स्टेट बदल गया है। अब जम्मू कश्मीर को छोड़ के अब यहाँ आ गया है कौन से एक नया स्टेट जुड़ गया है, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बाइफर्केशन हुआ था इसी के चलते। ठीक है दोस्तों, यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर के नाम से उत्तर प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ क्षेत्र में लक्षद्वीप में किस धर्म के लोगों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? अब देखिए लक्षद्वीप बहुत ही चर्चा में है, लक्षद्वीप बहुत ही चर्चा में है क्योंकि यहाँ कुछ नया ऐसा बिल आ गया है जो कि काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल बिल हो गया है। इसी के चलते यहाँ डेमोग्राफी डिविडेंड से क्वेश्चन आपको पूछ दिया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए पैटर्न वाइज ने पूछा कि लक्षद्वीप बताइए किसका राजधानी है, चाहे लक्षद्वीप किसका राजधानी है, लक्षद्वीप का राजधानी क्या है। अब यहाँ देखिए डेमोग्राफी से आप लोग कहिए क्वेश्चन, तो डेमोग्राफी से हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसी के चलते इससे क्वेश्चन सेट किया गया है। तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा जो है सो इस्लाम है। तो कितने परसेंट लक्षद्वीप में इस्लाम है? तो 90% से ज़्यादा इस्लाम धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में एम एस स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हरित क्रांति के। और ये भारत इंडिया 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इंडिया 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया 2020 जो पुस्तक है सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक को एपीजे अब्दुल कलाम कब लिखे थे? तो इस पुस्तक को एपीजे अब्दुल कलाम लिखे थे। ठीक है, इसके साथ ही अब्दुल कलाम के द्वारा कुछ और बुक्स हैं जैसे कि रिंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स, इस तरह से किताब जो है अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया था। और वही बात कर ले हम प्रणब मुखर्जी के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? तो इसमें कुछ बुक आप लोग याद रखिएगा, जैसे कोलिशन ईयर्स हो गया, टर्बुलेंट ईयर्स हो गया, बियॉन्ड सर्वाइवल हो गया। और प्रसून जोशी के द्वारा लिखी गई जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक थी उसके नाम मैं बता देता हूँ। सनशाइन लेन थी, थिंकिंग अलाउड थी, धूप के सिक्के थे, और हमारे कोविंद जी के द्वारा लिखी गई जो भी बुक थी सो रिपब्लिक इथिक्स लिखी गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश एक पक्षी है जो शक्ति का प्रतीक है, इसमें से कौन सा पक्षी है जो शक्ति का प्रतीक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा डव, मोर, उल्लू, कौआ। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा अब दोस्तों सो डव। डव जो है से ओलिव ब्रांच का एक सिंबल है जो यहाँ आपको सिंबल ऑफ पीस देता है, शांति का प्रतीक। सॉरी दोस्तों, यहाँ शक्ति का प्रतीक हम देख लिए हैं। देखिए ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन गलत हो जाता है कभी कभार, ध्यान से पढ़ना भी पड़ता है जैसे क्वेश्चन को। और अगर हम पढ़ने में चूक हो जाता है तो आंसर भी गलत करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को समय दे अच्छे से पढ़िएगा। कभी शांति लिखा रहता है तो शक्ति पढ़ने में आ जाता है, और कभी शक्ति लिखा रहता है शांति पढ़ने में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेगम हजरत महल भारत में निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह 1857 से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान किसके द्वारा पराजित किए गए थे? मोहम्मद गौरी के द्वारा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में उत्तरी मैदान के जमाव से बने हैं। अब देखिए भारत का नॉर्थ इंडिया जो है सो किसके जमाव से बने हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एलुवियल सॉइल के जमाव से, जलोढ़ मिट्टी के जमाव से बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? यानी कि कौन सा इसमें से आर्टिकल इकोसिस्टम नहीं है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, कब क्वेश्चन पूछा गया है? तो ESI एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था ये। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है, यानी कि आपको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन नहीं है? तो फॉरेस्ट जो है नेचुरल इकोसिस्टम है। क्योंकि देखिए बांध हम लोग जो बनाते हैं तो रिजर्वायर ऑफ डैम जो है एक आर्टिफिशियल है, पैडी फील्ड में हम लोग बोलते हैं खेत को, और गार्डन भी खुद से लगाते हैं, लेकिन जंगल खुद थोड़े उगाता है, जंगल नेचुरल होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेट द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? देखिए अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है पेट द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका। मैं इसको इंग्लिश में जैसे देख लूँ तो यहाँ पूछ रहा है रोल ऑफ म्यूकस सीक्रेटेड बाय द स्टोमक। देखिए यहाँ स्रावित बलगम मतलब म्यूकस का क्या रोल है स्टोमक में? तो म्यूकस क्या करता है? तो पेट की परतों की रक्षा करता है, वसा को पचाने के लिए, भोजन में कीटाणुओं को मारने के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेट की परत की रक्षा करने के लिए म्यूकस रहता है। म्यूकस एक झिल्ली है जो हमको प्रोटेक्ट करता है किसी एक्सटीरियर अटैक से। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम के अनुसार आई थी। और इसी के साथ कब आया था? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज 73वां 74वां संशोधन के साथ आया था, और यह किस वर्ष आया था? तो 1992 में आया था। ठीक है, उसी के साथ आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो इस संशोधन के बाद सर्वप्रथम पंचायती राज को अपने यहाँ इंप्लीमेंट किया था।
और यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि राजस्थान का नागौर, इस अमेंडमेंट आने के बाद सर्वप्रथम पंचायती राज लगाने वाला कौन सा स्टेट था, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा है द्विपक्षीय सममित जीव है? द्विपक्षीय मतलब बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गन है। ठीक है दोस्तों, तो बायलैटरिकल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म इसमें से जो है सो हाइड्रा, साइकन, स्टारफिश और केंचुआ। तो केंचुआ जो है सो इसमें से बायलैटरिकल यानी द्विपक्षीय सममित जीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएमटी और आईएसटी के बीच अंतर कितने घंटे का है? तो देखिए आप लोग को मालूम है ग्रीनविच मीन टाइम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के बीच में, जो कि हमारा एक हो गया भारत का टाइम, एक हो गया ब्रिटेन का टाइम, दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के होकर गुजरने वाले कुल आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है, तो मतलब कि किसमें जो है सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है? जब प्रकाश एक मतलब एक मीडियम से होकर दूसरे मीडियम में जाएगा तो वहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी कि अब देखिए कहाँ, कांच से जल में, जल से कांच में, कांच से वायु में, या फिर जल से वायु में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर वाटर से ग्लास में जाता है तो, जल से कांच में जाता है तो। ठीक है दोस्तों, और इसका कारण ये है क्योंकि देखिए जो भी आप लोग को आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है ये कब मिलता है? तो देखिए जब भी आंतरिक परिवर्तन होता है उस केस में होता है जब लाइट जो है सो डेंसर मीडियम से लेसर मीडियम में जाता है। तो यहाँ देखिए जल से कांच की तरफ जाएगा, मतलब कि जल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सो 1.33 होता है और कांच का जो होता है 1.5 होता है। तो जैसे यहाँ लोअर से हायर डेंसर मीडियम में जा रहा है लाइट, मतलब कि रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो वहाँ उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी कि आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। आंतरिक परिवर्तन होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है सो वही है कि लाइट जो है, प्रकाश जो है सो डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ इसमें बहुत हम ज़्यादा डीप में नहीं चलेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? आम, सेब, संतरा, टमाटर। देखिए अब थैलेमस मतलब कि फ्लेसी थैलेमस किसमें खाने के लायक होता है? तो देखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा थैलेमस हम लोग खाते हैं और बहुत कम दिया जिसमें होता है सो सेब होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ मिलान करना है और यहाँ आपको मिलान करके सही जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो चारों देख लीजिए आप। 1833 का चार्टर एक्ट की क्या प्रोविजन थे, 58 का क्या प्रोविजन थे, और 1919 का और 1935 का। तो यहाँ इसका जो सही जवाब होगा यहाँ आपको देना है। तो मैं यहाँ अगर सही जवाब मिलान करा दूँ तो देखिए ए का जो जवाब होगा 1833 में क्या किया गया था। सबसे पहले शुरू से चलिए, एक्ट 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1858 भारत सरकार के जिम्मेदार का परिचय, सरकार के एक संघीय रूप का परिचय ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया या ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक संस्था बना दी गई। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से आप लोग को मिलान करना है कि 1833 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ था। तो 1833 के चार्टर एक्ट में जो हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक संस्था बना दी गई थी, क्योंकि इसके बाद इसके जो रोल है सो खत्म कर दिया गया था कि आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ए का 4 और बी भारत सरकार अधिनियम 1858 का जो है उसका क्या था, तो उसका जो प्रोविजन था दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि 1857 के समय जो विरोध हुआ था उसके एवज में 1919 में क्या था प्रोविजन, तो ये संघीय प्रणाली को यानी कि स्थापना की गई थी सेंट्रल लेवल पे 2 हाउसेज का। ठीक है, और 1935 में इसमें भारत सरकार के जो है जिम्मेदारों 1919 में भारत सरकार के जिम्मेदारों का परिचय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का, मैं बता दूं यहाँ पे देखिए इसका आंसर ए का हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, बी का 2 और 3 का 1 और यहाँ डी का 2। ठीक है, इसको आप मिलान कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स कब शुरू हुआ था? अब शुरू पूछ रहा है, तो इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल जो शुरू हुआ था तो 1945 में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र में नियत अपरिवर्ती ऊपरी लागत क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में नियत अपरिवर्तित ऊपरी लागत का क्या अर्थ है? मतलब इसका इंग्लिश में मैं आपको समझा दूं तो अर्थशास्त्र नियत अपरिवर्तित ऊपरी लागत क्या अर्थ है, मतलब इसका जो इंग्लिश, हिंदी वाला लोग हिंदी में समझ लेगा और इंग्लिश के लिए इसका मैं बताता हूँ कि अब इसका जो मीनिंग हो जाएगा इंग्लिश में हो जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। फिक्स्ड ओवरहेड मीनिंग क्या होता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का इकोनॉमिक्स में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लागत जो आउटपुट के साथ बदलती नहीं है। किस दिल्ली सुल्तान ने टोकन मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह पेश किया था? तो देखिए टोकन सिस्टम कौन चलाया था, तो देखिए यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक का टोकन सिस्टम चला रहा, उसका 5 जो एम था ना उसमें से एक था। निम्नलिखित में से कौन सा वैपंगत का सिद्धांत हॉरत की नीति द्वारा अधिकार में नहीं लिया गया था? देखिए अब कौन सा इसमें से वैपंगत के सिद्धांत के द्वारा नहीं लिया गया था, तो इसमें जो था सतारा, संबलपुर, झांसी ले लिया गया था। मैसूर को किस माध्यम से अपनाया गया था? तो ये जो अपनाया गया था मैसूर को हरा दिया गया था चौथे एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान को। उसके बाद मैसूर को अधिग्रहण कर दिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ आपको बताना है कि चौथे एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्मभूमि उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? कर्मभूमि। तो अब देखिए कर्मभूमि का लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, राजा राम सिंह या सुमित्रा नंदन पंत या रघुवीर सिंह। तो कर्मभूमि उपन्यास के जो लेखक हैं सो मुंशी प्रेमचंद हैं।
तो ठीक है दोस्तों, आज 50 क्वेश्चन हो गया। 50 क्वेश्चन में आप लोग देख लें कि कितने क्वेश्चन आप लोगों को सही हुआ। अगर 50 क्वेश्चन में इसमें अगर आप लोगों का 35 से ऊपर जिसका पार हुआ वो जनरल कट ऑफ के लिए सेफ हैं, और जिनका 34 है वो ओबीसी के लिए सेफ हैं, और जिसका 32 है एससी एसटी के लिए सेफ हैं, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ओबीसी के बराबर ही हैं। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को अब समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों।